हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आपने 2 दिन के जो लेक्चर्स हैं वो देखे होंगे और उन्हें रिवाइज किया होगा बेटा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी चीज़, आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो डाउट सॉल्व कर दूंगी। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए आगे का टॉपिक पढ़ते हैं बेटा। हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं हम बेटा, और बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है हमारी एनसीईआरटी ने, वो हमें पढ़ना है बेटा टैक्सोनॉमी। क्या पढ़ना है? टैक्सोनॉमी। तो बेटा जब भी मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले क्या देखना है, वर्ड देखना है, ये टर्म देखनी है कि टर्म हमसे क्या कहना चाहती है। तो देखिए ये जो टर्म आपको नज़र आ रही है, इसके भी 2 वर्ड्स हैं। एक वर्ड है इसका टैक्सेस और दूसरा है इसका नोम्स। ये जो टर्म है ये 2 वर्ड से मिलकर के बनी है। फर्स्ट वन इज टैक्सेस एंड द अदर वन इज नोमोस। तो अब ये जो टैक्सेस है बेटा, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है बेटा। और जो नॉर्म्स हैं उसका जो मीनिंग होता है वो होता है लॉ। अब लॉ को और ज़्यादा आप सिंप्लीफाई वे में क्या कह सकते हो? रूल। क्या कह सकते हो? रूल। तो इसका मतलब, अगर मैं इसका मतलब निकालना चाहूँ, मैं इसका मीनिंग देखना चाहूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट करना अकॉर्डिंग टू रूल्स या लॉ। बहुत सिंपल सा अगर हम मतलब देखना चाहें तो ये टर्म हमें क्या समझाती है कि आप किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट करो, लेकिन किसके अकॉर्डिंग करो? किसी भी पर्टिकुलर रूल या फिर लॉ के अकॉर्डिंग आप उसका अगर अरेंजमेंट कर रहे हैं तो आप उसे क्या कहोगी? टैक्सोनॉमी। क्या कहोगी? टैक्सोनॉमी। तो समझ में आया आपको कि ये जो टर्म है वो आपको बता रही है कि आपको अरेंजमेंट करना है किसी पर्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अब इसकी ये तो हुआ मीनिंग। अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें टैक्सोनॉमी की, तो क्या है टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन? ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स we can classified, all organism can be classified into different taxa। टैक्सा का मतलब कैटेगरीज। आप किसी भी चीज़ को जब क्लासिफाई करते हो तो आप उसे क्या करते हो? डिफरेंट टैक्सा में रख सकते हो, जिसको हम कैटेगरीज कहते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। मतलब आप कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कर सकते हो? क्लासिफाई कर सकते हो डिफरेंट टैक्सास में या डिफरेंट कैटेगरीज में। तो टैक्सा का मतलब बेटा क्या है? कैटेगरीज के अंदर क्या करना? उनका अरेंजमेंट करना। और किसके अकॉर्डिंग करना? कुछ पर्टिकुलर रूल दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको उन्हें क्या करना है? अरेंज करना है डिफरेंट टैक्सास या डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब अगर हम बात करना चाहें कि भाई टैक्सोनॉमी बनाई तो क्यों बनाई? ह्यूमन एक ऐसा इंसान, मतलब ऐसा क्रिएचर है सॉरी, ह्यूमन एक ऐसा प्राणी है जो बिना किसी नीड के कोई काम नहीं करता। अगर तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी तो भाई तुम उठ करके ना एसी भी नहीं चलाओगे। तो इसका मतलब टैक्सोनॉमी की भी कोई ना कोई ज़रूरत होगी, कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगी, कोई ना कोई नीड होगी। तो क्यों ज़रूरत पड़ी? भाई टैक्सोनॉमी की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर हम क्या ना करें, चीज़ों को क्लासीफाई ना करें तो हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। कैसे? मैम एग्जांपल दो, कैसे? आप किस तरीके की बात करो? कौन से क्लासिफिकेशन की बात करो? तो एग्जांपल के लिए मानो कि राहुल इज़ अ कॉमन नेम। बहुत सारे बच्चों का नाम राहुल होता है। बहुत अच्छा नाम है, मैं ये नहीं कह रही कि बुरा नाम है, बहुत अच्छा नाम है राहुल। ठीक है। तो राहुल एक कॉमन नेम है। तो एक दिन मैं बैठी थी क्लास में और मतलब बाहर बैठी थी और मुझे आकर के एक बच्चे ने बोला कि मैम रिसेप्शन पे ना राहुल के पापा मम्मी उसको लेने आए हैं, तो आप उसे भेज दो।
मैंने बोला बेटा अब ये जो राहुल है, यहाँ पे तो जेई में भी राहुल है और नीट में भी राहुल है, कौन से राहुल की बात कर रहे हो? कहता है रुकिए मैम मैं पूछ के आता हूँ। वो दोबारा जाके आया बेचारा, फिर कहता है मैम क्या हुआ कि जो नीट में पढ़ता है ना राहुल, उसके पेरेंट्स उसको लेने आए, आप उसे भेज दो। मैंने कहा बेटा यहाँ पर तो नीट में भी 3 बैच हैं, एक भीष्मा है, एक अभिमन्यु है, एक सीबीएसई है, तीनों में राहुल है, अब तुम कौन से राहुल की बात कर रहे हो? फिर वो बेचारा दोबारा गया, फिर वो पूछ करके आया कि मैम यहाँ पर क्या है, जो राहुल जो भीष्म में पढ़ता है ना राहुल, आप उसे भेज दीजिए। मैंने बोला बेटा भीष्म में तो 2 राहुल पढ़ते हैं, राहुल शर्मा या राहुल वर्मा, तुम किसकी बात कर रहे हो? अब बेचारा बच्चा दोबारा गया, फिर पूछ के आया मैम, फिर अब वो पूरा बोलता है मैम नीट में भीष्म बैच में पढ़ने वाला राहुल वर्मा, उसके पेरेंट्स उसे लेने आए हैं, आप उसे भेज दो। तो ये चीज़ें उसने क्या करी, उसके कैरेक्टर बताए। अब ये जो चीज़ उसने उसकी इन्फॉर्मेशन दी, बेसिकली उस बच्चे ने मुझे राहुल के बारे में क्या दी, इन्फॉर्मेशन दी कि उसका जो कोर्स है वो कौन सा है, नीट है, उसका जो बैच है उसका नाम क्या है, भीष्म है, उस बच्चे का नाम क्या है, राहुल, उसका सरनेम क्या है, वर्मा। तो उसने मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी, तो मैंने उसको क्या कर लिया, आइडेंटिफाई किया, और मैंने बोला कि बेटा जाओ, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुम्हें लेने आए, तुम घर चले जाओ। तो इस तरीके से अगर हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो हम इजीली उसको क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो चीज़ों को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए, उनको हमने क्या किया है बेटा, क्लासीफाई किया है, ताकि हम इजीली क्या कर सकें, उनको आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो समझ में आया कि क्लासिफिकेशन की या टैक्सोनॉमी की क्या ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो जो टैक्सोनॉमी के बेटा बेसिस दे रखे हैं, या पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लीनियस। ये है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, कैरोलस लीनियस। ओके बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं हम। ओके, तो आगे बात करते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है, टैक्सोनॉमी का बेसिस दिया हुआ है कि टैक्सोनॉमी जो बनाई है उसके बेसिक्स क्या हैं, या टैक्सोनॉमी को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब इसके अंदर पहली चीज जो दे रखी है आपको, वो दे रखी है बच्चों क्या, आइडेंटिफिकेशन। पहला बेसिस क्या है टैक्सोनॉमी का, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है भाई, यहाँ पर चलो पहले मैं तीनों बेसिस एक साथ लिख देती हूँ ताकि तुम्हें एक साथ मैं समझा सकूँ एग्जाम्पल के साथ। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, और तीसरा जो है इसका वो है नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है 3 बेसिस पर है, टैक्सोनॉमी के 3 बेसिक्स हम पढ़ेंगे बेटा, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड द अदर वन इज नॉमेनक्लेचर। तो अब इनके बारे में हम क्या कहना चाहते हैं कि ये चीज़ें हमें क्या समझा रही हैं। तो देखो एक बहुत सा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई बेबी हुआ, मान लो तुम में से कोई बच्चा गायनो बन गया। ठीक है, गायनो मतलब तो जानते हो ना, मान लो किसी ने डिलीवरी कराई। अब होता क्या है, तुमने किसी मूवी में देखा होगा कि भाई बाहर सब लोग ऐसे परेशान से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मतलब बेबी आने वाला है, सबको खुशी भी होती है, नर्वस भी होते हैं। तो फिर बाहर आके नर्स कहती है जी बधाई हो आपके घर में बेटा हुआ है, या जी बधाई हो आपके घर में लक्ष्मी आई है, मतलब बेटी हुई है। तो सबसे पहले आपने उसका क्या किया, आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि बेटा हुआ है या बेटी हुई है, मतलब जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया से, उसका जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है कि उसके अंदर मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है या फिर फीमेल का है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसे क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो बेटा है या बेटी है, यानी कि मेल है या क्या है, फीमेल है।
ठीक है, सबसे पहले आपने ये कर लिया। उसके बाद आपने उसे क्या किया, क्लासीफाई। अब क्लासीफाई का मतलब, मान लो जिस कपल को वो बच्चा हुआ है, हो सकता है वो उनका पहला बच्चा हो, तो क्या कहलाएगा, वो उनका फर्स्ट चाइल्ड। हो सकता है वो उनका दूसरा बच्चा हो, तो वो क्या कहलाएगा, उनका सेकंड बेबी। हो सकता है वो उनका तीसरा बच्चा हो, तो वो किस में क्लासीफाई हो जाएगा, थर्ड चाइल्ड में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हो गया ना, फर्स्ट चाइल्ड, मिडिल चाइल्ड या फिर यंगेस्ट चाइल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, उसको क्लासीफाई कर दिया। अब क्लासीफाई करने के बाद में जब बच्चा आ गया, उसके बाद क्या होती है, एक नामकरण की पूजा होती है, नामकरण संस्कार होता है। तो वहाँ पर उसका क्या रखा जाता है, एक ऐसा नेम रखा जाता है, एक ऑफिशियल नेम रखा जाता है कि लोग उसे उस नाम से क्या कर सकें, पहचान सकें। नॉमेनक्लेचर देने से पहले या नामकरण से पहले सब उसे अपने अपने मन के अकॉर्डिंग पुकारते हैं। हर कोई एक नया नाम दे देता है, गोलू, लड्डू, सोना, बाबू, हर एक छोटे छोटे नाम से कोई भी अपने मन से उसे बुलाते हैं। लेकिन जब उसका नामकरण संस्कार हो जाता है तो उसका एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाता है, जिसे वो अपनी पूरी ज़िंदगी जाना जाता है, जिसे आप उसका कौन सा नेम कहते हो, ऑफिशियल नेम, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे, आपकी मार्कशीट्स पे यूज़ होने वाला नेम है। ठीक है बेटा, तो नॉमेनक्लेचर क्यों ज़रूरी है भाई, किसी के 3 बच्चे हैं और तीनों का ही नाम रख दिया उन्होंने राहुल, तो जैसे ही मम्मा आवाज़ लगाएंगी राहुल, तीनों बोलेंगे हाँ जी मम्मा, हाँ जी मम्मा, हाँ जी मम्मा, तो बोलेंगे बेटा मैंने तुझे नहीं, मैंने तो इसे बुलाया था। तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्यूज़न। इसलिए जैसे मैं हमेशा स्टार्टिंग से कहती हूँ कि हमारा नाम क्या होता है, हमारी पहचान होता है, हमारी आइडेंटिटी होता है, इसलिए हर किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देना क्या है, ज़रूरी है। तो टैक्सोनॉमी के अंदर हम पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उसे क्लासीफाई करते हैं और फिर उसे क्या देते हैं, नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आइडेंटिफिकेशन को सिंपल वे में लिखना चाहूँ तो क्या कहूँगी, मैं लिखूँगी रिकॉग्नाइज्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टर। आपने क्या किया था, उसके जो बच्चा पैदा हुआ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, मेल है या फीमेल है, उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखे थे। तो जब आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्या देखना है, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर देखना है जिससे आप उस चीज़ को क्या कर सको, रिकॉग्नाइज कर सको। ठीक है बेटा, फिर क्लासिफिकेशन किसके ऊपर होता है, या क्लासीफाई करने का मतलब क्या होता है, ग्रुप में बांट देना। तो हम क्या लिखेंगे, क्लासीफाई into specific group। आपने क्या किया, उन्हें ग्रुप, कोई स्पेसिफिक ग्रुप या फिर कैटेगरीज में क्या कर दिया है बेटा, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या दिया है, उन्हें नाम दिया है, और नाम देने के कुछ रूल्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, नेम बाय सर्टेन रूल्स। कुछ स्पेसिफिक रूल्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या रखा जाएगा, नाम रखा जाएगा। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब आपने खोजा है, आपको मिला है, तो सबसे पहले आप उसे आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप उसे किसी ग्रुप में क्लासीफाई करोगे और बाद में उसको एक नाम दे दोगे प्यारा सा, जिससे वो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये 3 टैक्सोनॉमी के क्या है, हमारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि जब जो टैक्सोनॉमी है, जो टैक्सोनॉमी है बेटा, उसके अंदर हम बात करते हैं, ये 3 बेसिक्स हो गए हैं। अब आगे बात कर रहे हैं कि नॉमेनक्लेचर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी ने बहुत ही ज़्यादा आपको डिटेल में दिया है, दैट इज़ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर का मतलब आपको पता चल रहा है, नाम देना। आपको क्या करना है, नाम देना है। अब नाम देने की, जैसे मैंने ज़रूरत बोली आपको कि नाम देने की ज़रूरत क्या पड़ी, और यहाँ पर नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ सर्टेन रूल डिसाइड किए हैं। अभी लास्ट हमने देखा कि जब हमें नाम देना है तो हम किसी पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग देंगे, तो ये रूल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बेटा कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कौन से लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, कि जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाएगा तो किसी एक पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो कौन से 2 ऐसे रूल्स बनाए हैं हम देखते हैं। तो पहला दिया हुआ है ICBN, इसको हम फुल फॉर्म लिखेंगे तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल
नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, बोटैनिकल। बोटैनिकल का मतलब ये चीज़ किससे रिलेटेड है, ये जो रूल्स हैं किसके नाम के लिए हैं, प्लांट के नाम के लिए, कि जब भी आप किसी प्लांट का नाम दोगे तो किसके, कौन से रूल के अकॉर्डिंग दोगे, ICBN के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ क्या प्लांट आते हैं क्या, नहीं ना, एनिमल्स भी तो आते हैं, तो एनिमल्स के लिए भी तो नाम देना पड़ेगा वरना वो नाराज़ हो जाएंगे, तो उनके लिए बनाया है ICZN। क्या बनाया है बेटा, ICZN। तो ICZN का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये जो है वो किसके लिए नाम देता है, वो एनिमल्स का नाम देता है। जो भी एनिमल है उसका स्पेसिफिक नाम देने के लिए जो रूल्स हैं वो कौन देता है आपको, ICZN। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कुछ रूल्स डिसाइड कर दिए। जब आपको क्या करना है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम देना है, अगर वो प्लांट है तो आप किसको फॉलो करोगे, ICBN को, और अगर वो एनिमल है तो आप किसको फॉलो करोगे, ICZN को। अब बोलो मैम नाम देने तक तो सही था कि वो हमारी आइडेंटिटी बताता है, पर ये आप इंटरनेशनल लेवल पर क्यों पहुंच गए, कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने की क्या ज़रूरत थी, नाम तो हमने नॉर्मली दे दिए थे ना। तो बेटा इसको हम ऐसे समझेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ गई। तो बेटा सोचो कि मान लो एक बच्ची है, प्यारी सी बच्ची जिसका नाम है पूजा। क्या नाम है उसका, पूजा। ठीक है, अब उसकी दादी उसे बुलाती है बेटा लाडो, है ना। फिर उसके बाद उसकी मम्मा उसे बुलाती हैं गुड़िया, और पापा की तो बेटा हमेशा लड़कियां क्या होती हैं, परी, तो पापा उसे क्या बुलाते हैं, परी। ठीक है, अब हुआ क्या, एक दिन बहुत दूर के रिश्तेदार आए। अब कोई भी तुम्हारी तरह ऐसे ही होते हैं सारे बच्चे, आजकल कोई भी रिश्तेदारों से मिलना नहीं चाहता, कोई भी रिलेटिव आएगा तो अपने रूम में जाके छुप जाते हैं। ठीक है, तो भाई वो रिलेटिव आए, वो बैठे, मम्मी ने सबसे पहले उनको वेलकम किया और उनको वेलकम करके बिठाया। तो उन्होंने बोला भाई आपकी बच्ची नज़र नहीं आ रहे हैं, आपके बच्चे नज़र नहीं आ रहे। तो बोले अच्छा कौन, गुड़िया, अच्छा गुड़िया तो अंदर सो रही है, तो मैं उसको बुला के लाती हूँ, आप बैठी, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। तो मम्मा पानी लेने चली गई, इतनी देर में दादी आ गई। दादी कहती हैं, दादी बातें करने लगी, और आप कैसे हो, आपके घर वाले कैसे हैं, आपके कितने बच्चे हैं, अच्छा आपका बच्चा नीट पढ़ रहा है जी, हमारी जो लाडो है वो भी नीट पढ़ती है। उन्होंने क्या नाम ले दिया, लाडो। ठीक है, कि जी हमारी जो लाडो है वो भी नीट में पढ़ती है। ठीक है, इतनी देर में पापा आ गए ऑफिस से, पापा आए, पापा बैठे, पापा ने थोड़ी उनसे बात की, पापा को पूजा नज़र नहीं आई। पापा कहते हैं आज परी नहीं दिख रही है, कहाँ गई है। तो अब जो रिलेटिव आए हैं वो क्या सोच रहे हैं, इनके 3 बच्चे हैं, एक का नाम है लाडो, एक का नाम है गुड़िया और एक का नाम है परी। उन्हें क्या पता कि वो एक ही की बात कर रहे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है ना कि ये जो 3 नाम हैं वो किसी एक इंसान को दिए हुए हैं जिसका ऑफिशियल नेम है पूजा। लेकिन अगर उसके सारे घर वाले मतलब दादी, मम्मा और पापा उसको एक ही नाम से बुलाते, कौन से नाम से, पूजा, तो क्या उन रिलेटिव को ये कन्फ्यूज़न होता कि इनके 3 बच्चे नहीं हैं, इनका सिर्फ एक ही बच्चा है। अगर उसे किस नाम से बुलाया जाता, उसके ऑफिशियल नेम से बुलाया जाता, तो क्या कन्फ्यूज़न होता उस रिलेटिव को कि इनकी शायद 3 बेटियां हैं, नहीं होता ना बेटा। तो यही चीज़ को क्या करने के लिए, इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या दिए गए हैं, कुछ रूल्स दिए गए हैं। चलिए इसको हम साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो अगर मैं पूछूं बेटा अभी जब गर्मियां चल रही हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो फ्रूट है वो कौन सा आ रहा है, तो तुम कह दोगे जी मैम आम अभी बहुत अच्छे आते हैं और हम सबको आम बहुत पसंद है। ठीक है, तो मैंने बोला बात तो सही है बेटा कि आम जो है वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो आजकल आम आ रहे हैं। तो भाई सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने, मान लो इंडिया का कोई साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले किसको खोजा था, एक उसको प्लांट दिखा, उसको लगा ये न्यू प्लांट है, उसने पहली बार देखा था और उसने उसको नाम दे दिया आम। उसने क्या बोला, आम, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी है, तो हमने उसको नाम दे दिया आम। अब मान लो कोई इंग्लैंड में था, इंग्लैंड वाले साइंटिस्ट ने पहली बार जब आम का पेड़ देखा तो उसने अपनी लैंग्वेज में उसको नाम दे दिया मैंगो। क्या नाम दे दिया, मैंगो। ठीक है,
मान लो कोई रशिया में है, अब रशिया वाले जो हैं उसने भी पहली बार किसी साइंटिस्ट ने क्या देखा, मैंगो का पेड़ देखा और उसने उसको एक नया नाम दे दिया। मान लो रशिया वाले ने उसको नाम दे दिया एक्स, ऐसे ही किसी जापान वाले ने उसको नाम दे दिया वाई। तो क्या ये अलग अलग स्पीशीज़ हैं या एक ही स्पीशीज़ है? एक ही स्पीशीज़ है, लेकिन क्या लग रहा है 4 स्पीशीज़ हैं। दुनिया को ऐसा लग रहा है कि भाई 4 नई स्पीशीज़ बनी हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्यूज़न, कि सब जगह पर अलग अलग कंट्री की अपनी अपनी एक कॉमन लैंग्वेज है और वो उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या देते थे, नाम देते थे। तो इससे कॉन्फ्यूज़न क्रिएट होता था कि जब बात एक ही चीज़ के बारे में हो रही है और हम उसे 4 अलग अलग चीज़ें समझ रहे हैं। तो इस कॉन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बच्चों क्या दिए गए, इंटरनेशनल रूल दिए गए, ताकि हम क्या कर सकें, उस चीज़ को एक ऐसा पर्टिकुलर नाम दे सकें कि जब वो नाम बोला जाए तो दुनिया के कोई भी देश में अगर उसकी बात हो रही है तो उन्हें समझ में आ जाए वहाँ के साइंटिस्ट को कि हम कौन से स्पीशीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे मैं बोलती हूँ कि पूजा के 3 अलग अलग निकनेम उसके घर वालों ने दिए थे, लेकिन उसका ऑफिशियल नेम, अब वो उसका जो ऑफिशियल नेम है, चाहे फिर वो स्कूल में हो, चाहे फिर वो आगे जॉब करे, चाहे फिर वो कंट्री छोड़ करके, इंडिया छोड़ करके मान लो यूएस में चली जाए या चाइना में चली जाए, लेकिन उसका ऑफिशियल नेम क्या रहेगा, पूजा रहेगा। तो इसकी वजह से कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सेम चीज़ किसके लिए है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, कि जो भी कहीं भी किसी भी कंट्री का साइंटिस्ट अगर कोई न्यू स्पीशीज़ खोजता है तो उसको क्या कर सकता है, एक साइंटिफिक नेम दे दे। कौन सा नेम देगा, साइंटिफिक नेम। ये नेम कौन से हैं बेटा, कॉमन नेम। ये जो अपनी भाषा में दिए जाने वाले नेम हैं इनको हम कहते हैं कॉमन नेम, ठीक है। लेकिन अगर एक इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप नाम देते हो तो वो कौन सा नेम हो जाता है, उसका साइंटिफिक नेम। कौन सा नेम हो जाएगा बच्चों, साइंटिफिक नेम। तो समझ में आया कि ये नॉमेनक्लेचर देना क्यों ज़रूरी था, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं। सॉरी। तो देखो बेटा, अगर हम बोल रहे हैं कि नाम देना है और नाम देने के लिए हमने कुछ पर्टिकुलर रूल दिए हैं, तो पर्टिकुलर रूल जो दिए हुए हैं उनको हम कहते हैं बाइनॉमियल सिस्टम। नाम देने के लिए कौन सा सिस्टम बनाया है, कौन से रूल बनाया है, उसको हम कहते हैं बाइनॉमियल सिस्टम। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि नाम को टर्म से देखना है बेटा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाई। बाई का मतलब क्या होता है, 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 वर्ड्स। ऐसा नेम, नॉमिनल से क्या देखोगे तुम, नेम। तो ऐसा नेम जो कितने वर्ड से बना है, 2 वर्ड से बना है, उसको तुम क्या कहोगे, बाइनॉमियल, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नेम जो 2 वर्ड से बनता है उसको हम कहते हैं बाइनॉमियल, ठीक है। अब ये तो तुम अपने आप से भी लेकर के जनरलाइज कर सकते हो ना बच्चों, कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा, जैसे मैंने अभी राहुल का एग्जांपल दिया था कि मैंने उससे पूछा बेटा तेरा नाम क्या है, तो बोलेगा मैम मेरा नाम राहुल है। फिर मैं उसको बोलूँगी बेटा अपना फुल नेम बताओ, तो बोलेगा मैम मेरा नाम राहुल शर्मा है या मेरा नाम राहुल वर्मा है। तो फुल नेम का मतलब, फुल नेम आपके 2 वर्ड से मिलकर के बनता है, जिसमें आपका पहला जो वर्ड होता है वो आपके नेम को डिफाइन करता है और जो दूसरा वर्ड है वो आपके सरनेम को डिफाइन करता है। तो इसी तरीके से जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या देंगे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेम देंगे, तो उसके भी कितने वर्ड्स होने चाहिए, 2 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया, बाइनॉमियल सिस्टम, ठीक है। बाइनॉमियल सिस्टम किसने दिया था, किसने डिस्कवर किया था बेटा इसको, डिस्कवर्ड या गिवन। डिस्कवर्ड की जगह पर आप गिवन बाय लिख सकते हो, डिस्कवरी तो नहीं होगी, दिया ही होगा। तो ये जो सिस्टम है बाइनॉमियल सिस्टम इज गिवन बाय, जो हमने फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिखे थे बेटा, कौन, कैरोलस लीनियस, ठीक है। जो कैरोलस लीनियस हैं उन्होंने सबसे पहले क्या दिया था, बाइनॉमियल सिस्टम दिया था, ठीक है बेटा। तो इस बाइनॉमियल सिस्टम के कुछ रूल्स दिए हुए हैं, एक एक करके हम वो सारे रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। या इनके बारे में 1-2 लाइंस और दे रखी हैं आपके मॉड्यूल में, मैं आपको वो भी यहाँ पर ही समझा देती हूँ कि जो कैरोलस लीनियस हैं उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है स्पीशीज प्लांटेरम।
क्या लिखी है? स्पीशीज प्लांटेरम। स्पीशीज प्लांटेरम नाम से ही पता चल रहा है किसके बारे में लिखा होगा उन्होंने, प्लांट के बारे में। तो इसका मतलब नेम्स जो दिए जाएंगे, किसके नेम्स? नेम्स किसके नेम्स बेटा? प्लांट के। तो उन्होंने अपनी इस बुक के अंदर किसके नेम्स दिए हैं बेटा? प्लांट के नेम दिए हैं। ठीक है, दूसरी उन्होंने लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी। दूसरी बुक है उनकी बेटा सिस्टेमा नेचुरी, वो उसमें भी नेम दिए हैं बेटा। किसके नेम्स दिए हैं उन्होंने? उसमें दिए हैं उन्होंने एनिमल्स के नेम। ठीक है, तो जो कैरलस लिनियस है उन्होंने अपनी दो बुक्स लिखी हैं, एक है स्पीशीज प्लांटेरम जिसके अंदर प्लांट का नाम है, और दूसरी है सिस्टेमा नेचुरी जिसके अंदर किसका नाम है? एनिमल का नाम है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये मॉड्यूल में दे रखा है आपकी, तो मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा कि अब हम किसके बारे में बात कर रहे थे? रूल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो हम लिखेंगे रूल्स। कौन कौन से रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देना है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देना है। तो सबसे पहला रूल जो अभी हमने बोला, जो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि नाम कितने वर्ड से मिलकर के बनेगा? 2। ठीक है, 2 वर्ड से मिलकर के आपको नाम बनाना है। तो पहला रूल हो गया, अ साइंटिफिक नेम should be consist of 2 words। मतलब कोई भी साइंटिफिक नेम हमेशा 2 वर्ड से मिलकर के बना होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही वाला जो अभी हम आम की बात कर रहे थे, कौन सा नाम है उसका? मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 वर्ड हो गए दिए हुए किसके? अगर आप जो मैंगो है उसका साइंटिफिक नेम देखोगे तो उसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, जो 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो और दूसरा रूल क्या है? जब मैंने आपको बोला कि जैसे आपका नाम, जो आपका फुल नेम है, 2 चीज़ों से मिलकर के बना है। पहला वर्ड आपके किसको दिखा रहा है? आपके नेम को, और दूसरा वर्ड आपके किसको दिखाता है? सरनेम को। वैसे ही यहाँ पर ये जो 2 वर्ड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की 2 चीज़ों को क्या करते हैं? शो करते हैं। तो जो पहला वर्ड है मैंजीफेरा, ये शो करता है उसके जीनस को, और जो इंडिका है वो उसके शो करता है उसकी स्पीशीज़ को। ठीक है, तो जो मैंजीफेरा है यानी कि जो फर्स्ट वर्ड होता है किसी भी साइंटिफिक नेम का, वो क्या शो करता है बेटा? जीनस। जबकि जो सेकंड वर्ड होता है वो क्या शो करता है बेटा? स्पीशीज। तो लिख लेते हैं हम, फर्स्ट वर्ड शोज जीनस एंड सेकंड वर्ड शोज स्पेशीज। ठीक है, दोनों समझ में आया आपको? फर्स्ट वर्ड क्या बता रहा है? जीनस बता रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और सेकंड वर्ड क्या बता रहा है? उसकी स्पेशीज बता रहा है। ठीक है, तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल ये कहता है बेटा कि जब ये नाम लिखे जाएंगे, जब ये साइंटिफिक नेम लिखा जाएगा, अगर आप उसे हाथ से लिख रहे हैं या आप उसे टाइप कर रहे हैं, तो उसके नीचे आप सेपरेट करके क्या कर रहे हो? अंडरलाइन लगाते हो। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? नेक्स्ट रूल क्या हो गया? व्हेन अ साइंटिफिक नेम इज handwritten or typed, it should be underlined separately। तो यहाँ पर ये जो मैंजीफेरा इंडिका मैंने लिखा है बेटा, उसको मैंने हाथ से लिखा है, तो इसको मैं क्या करूँगी? अलग अलग क्या करूँगी? अंडरलाइन कर दूंगी। क्या कर दूंगी? अलग अलग अंडरलाइन कर दूंगी। यानी जीनस के नाम के नीचे अलग अंडरलाइन होगी और स्पीशीज़ के नाम पे अलग अंडरलाइन होगी। ठीक है बेटा, तो अगर आप टाइप करोगे या फिर आप हैंड रिटन लिखोगे तो आपको अलग अलग जीनस और स्पीशीज़ के पीछे क्या लगानी है? अंडरलाइन लगानी है। ठीक है, उसके बाद इसी को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि अगर जो नेम है
वो क्या किया है, प्रिंट किया है। कैसा है, प्रिंटेड है, तो आप उसे किस में प्रिंट करोगे, इटैलिक्स में। ठीक है, तो इफ अ नेम इज प्रिंटेड, अगर जो नेम है वो प्रिंटेड है तो आप उसे किस में लिखोगे, रिटन इन सॉरी किस में शो करोगे आप उसे, इटैलिक्स में। किस में शो होना चाहिए बेटा, वो इटैलिक्स लेटर में शो होना चाहिए। अगर आप हाथ से लिख रहे हो या टाइप कर रहे हो तो अंडरलाइन करोगे अलग अलग, और अगर आप उसे क्या करवा रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो, तो कौन से लेटर्स में लिखोगे बेटा, वो जो तिरछे लेटर्स होते हैं, कौन से, इटैलिक्स। ठीक है बेटा। उसके बाद का जो रूल दिया हुआ है कि जिस भी साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार ये नॉमेनक्लेचर प्रपोज किया होगा, सबसे पहले ये नाम दिया होगा, उस साइंटिस्ट का नाम लिखना है सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में मतलब किसके बाद, स्पीशीज़ के नेम के बाद आपको साइंटिस्ट का नाम लिखना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, साइंटिस्ट नेम who proposed nomenclature first time should be given after specific नेम, यानी स्पीशीज के नेम के बाद आपको किसका नाम लिखना है, जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उस स्पीशीज का नाम दिया है, उसका नाम आपको लिखना है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या लिखेंगे हम, मैंजीफेरा इंडिका, और लीनियस ने सबसे पहले खोजा था तो हमने क्या लिख दिया, लीनियस का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, दैट इज लिन। और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हैंड रिटन है तो मैंने इसके नीचे क्या कर दी बेटा, सेपरेटली उनको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो जिस भी साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार जिस भी स्पीशीज का नाम दिया होता है, उसका नाम लास्ट में लिखा जाता है। ठीक बेटा, चलिए इसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि जब भी मैंने पहला नाम लिखा है, यानी जब भी मैंने जीनस का नाम लिखा है, तो मैंने हमेशा उसे कैपिटल लेटर से शुरू किया है, और जब भी मैंने स्पीशीज़ का नाम लिखा है तो मैंने हमेशा उसे स्मॉल लेटर से शुरू किया है। तो ये भी रूल है। रूल क्या कहता है कि नेम ऑफ जीनस ऑलवेज स्टार्टेड by capital letter। और अगर बात करें कि नेम ऑफ स्पीशीज ऑलवेज स्टार्टेड by स्मॉल लेटर। तो जब भी आप जीनस का नाम लिखोगे तो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखोगे बेटा, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको कैपिटल लेटर। और जब भी आप स्पीशीज़ का नाम लिखोगे बेटा तो किससे लिखोगे, आप स्मॉल लेटर से उसको शुरू करोगे। ठीक है बेटा, ये रूल्स हैं इसके। उसके अलावा एक रूल और दिया हुआ है बेटा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अभी हमने बोला कि सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में जो नेम देते हैं उसको हमने कॉमन नेम बोला है। तो दुनिया में तो इतने सारे देश हैं, तो सारे बोलेंगे जी हमारी लैंग्वेज में नाम दे दो, हमारी लैंग्वेज में नाम दे दो, तो हर कोई लड़ने लगेगा। तो वहाँ पर भी एक चीज़ डिसाइड कर दी कि ये जो नाम दिए जाएंगे ना, जो आप साइंटिफिक नेम दोगे ना, वो कौन सी लैंग्वेज में दोगे, लैटिन। लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, लैटिन, या फिर क्या सी होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं ग्रीक। कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए बेटा, लैटिन होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए बेटा, ग्रीक होनी चाहिए। मैम ये वाले क्यों आपने चूज़ किया, आपने क्यों पार्शलिटी कर दी कि आपने लैटिन और ग्रीक वालों को नाम लिखने के लिए दे दिया। तो बेटा जो लैटिन या जो ग्रीक लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं डेड लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज कहते हो, डेड लैंग्वेज। अब डेड का मतलब क्या है, लैंग्वेज कैसे मर सकती है, लैंग्वेज कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मर जाएगी, नहीं। यहाँ पर
सॉरी, यहाँ पर डेड लैंग्वेज का मतलब है कि जो लैटिन या जो ग्रीक लैंग्वेज है उसके जो वर्ड्स हैं उनका एक ही मीनिंग निकलता है। कितना मीनिंग निकलता है? सिर्फ एक मीनिंग निकलता है, जिसकी वजह से क्या नहीं होता? कॉन्फ्यूज़न नहीं होता। कैसे? कि जैसे मैंने हिंदी में बोला पत्ती, मैंने बोला पत्ती, तो किसी के दिमाग में, मैंने सिर्फ एक वर्ड बोला दैट इज़ पत्ती, तो किसी के दिमाग में आएगा जो लीव्स होती है ना ट्री की, उसको भी पत्ती कहते हैं। और कोई अगर चाय का शौकीन होगा तो उसके दिमाग में आएगा अरे मैम तो चाय पत्ती की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से इंग्लिश की बात करूं तो मैंने बोला देन, अब देन के ये भी देन है और ये भी क्या है? देन है। तो कौन से देन के बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज हैं जिनमें एक ही वर्ड के अलग अलग मतलब निकलते हैं, उसकी वजह से भी क्या क्रिएट होता है? कॉन्फ्यूज़न। लेकिन जो लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का कोई भी मतलब कोई भी दूसरा मीनिंग नहीं होता, एक वर्ड का एक ही सिंपल मीनिंग होता है। इसीलिए हमने कौन सी लैंग्वेज चूज़ करी है बेटा? लैटिन या फिर ग्रीक। ठीक है, तो ये सारे, ये 6 के 6 आपके क्या हैं? एक रूल्स दिए हुए हैं जिनके अकॉर्डिंग अब जो भी नाम दिए जाते हैं बेटा वो इन्हीं के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। अगर इन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर वो नाम दिया जाए, अगर इसको फॉलो नहीं किया हो तो उसे मान्यता नहीं मिलती, उसे आप यूज़ नहीं कर सकते। कहाँ पर? वर्ड के लेवल पर। ठीक है बेटा, तो ये वाले जो रूल्स हैं वो आपको याद रखने हैं। यही सब रूल्स दे रखे हैं टैक्सोनॉमी में। ठीक है, ये सारी बात हुई टैक्सोनॉमी के बारे में। इसके बाद 2 वर्ड्स और दिए हुए हैं बेटा, वो भी मैं आपको यहाँ पर छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उसके बारे में। पहला वर्ड दिया हुआ है बच्चों आपको, वो वर्ड है आपका सिस्टमैटिक्स। क्या दिया हुआ है बच्चों? सिस्टमैटिक्स दिया हुआ है। अब जो सिस्टमैटिक्स वर्ड है वो एक बड़ा वर्जन है किसका? टैक्सोनॉमी का। बड़ा वर्जन कैसे है? क्योंकि इस सिस्टमैटिक्स के अंदर आप 2 चीज़ों को यूज़ करते हो या 2 चीज़ों को आप कंबाइन करते हो। पहला है टैक्सोनॉमी, जिसके बारे में आप ऑलरेडी बात कर चुके हो, और दूसरा है यहाँ पर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जिसे आप कहते हो फाइलोजेनी। क्या कहते हो बेटा? फाइलोजेनी। तो सिस्टमैटिक्स क्या हो गया? टैक्सोनॉमी का एक बड़ा या बिगर कह सकते हो एस्पेक्ट हो गया, जहाँ पर आप टैक्सोनॉमी के साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म है उसकी कौन सी हिस्ट्री देख रहे हो बेटा? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख रहे हो, जिसको आप उसकी क्या कहते हो? फाइलोजेनी भी कहते हो। यहाँ ने कि इसका मतलब आप क्लासीफाई करने के लिए यहाँ पर टैक्सोनॉमी में जो रूल दिए हैं वो तो यूज़ कर ही रहे हैं, साथ में उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की कौन सी हिस्ट्री देख रहे हैं? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। उसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका एवोल्यूशन इस धरती पर, इस अर्थ पर कब हुआ होगा, उसके एंसेस्टर्स कौन होंगे, वो जब बना था तो कौन सी फॉर्म में था, आज कौन सी फॉर्म में है। तो इन सब का यूज़ करके जब आप उसे क्लासीफाई करते हो तो आप उसे रखते हो या आप उस ब्रांच को कहते हो सिस्टमैटिक्स। क्या कहते हो बेटा उस ब्रांच को? सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक्स भी किसने दी थी बेटा? ये भी किसने दी थी? लीनियस ने। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड और है, एक और वर्ड दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में, दैट इज नियो सिस्टमैटिक। न्यू सिस्टमैटिक्स। जो न्यू सिस्टमैटिक्स जो दिया है वो दिया है हक्सले ने। किसने दिया है बच्चे? हक्सले ने। ठीक है, न्यू सिस्टमैटिक के अंदर और भी एक चीज़ जोड़ दी है। अभी हमने वहाँ पर क्या जोड़ी थी? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। क्या जोड़ी थी बेटा आपने? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जोड़ी थी। वहां पर आप साथ में क्या जोड़ दो? जेनेटिक रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी कि कब बना था, कैसे बना था, कहाँ बना था, उसके साथ आपने उसका क्या जोड़ दिया? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी जोड़ दी। जेनेटिक्स भी पढ़ के आए हो और इवोल्यूशन भी पढ़ के आए हो 10th क्लास में। थोड़ा बहुत आपको सबका आइडिया है। इवोल्यूशन के बारे में हमने शुरुआत में बात कर ली थी। जेनेटिक्स क्या होता है बेटा? जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स चले जाते हैं किसके अंदर? प्रोजेनी में, उसको आप क्या कहते हो? जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हो। तो इन दोनों को मिला
करके जब आप किसी चीज़ को या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हो तो उसकी जो स्टडी है या जो ब्रांच है उसको आप क्या कहते हैं, नियो सिस्टमैटिक्स, मतलब कि नई वाली सिस्टमैटिक्स। ठीक है बेटा, तो ये कुछ टर्म थी टैक्सोनॉमी की, ये आज हमने पढ़ ली है। टैक्सोनॉमी का बेसिस क्या है, टैक्सोनॉमी की ज़रूरत क्या है, टैक्सोनॉमी के अंदर जो नेम दिए हुए हैं नॉमेनक्लेचर, उसके अकॉर्डिंग रूल्स क्या हैं, वो सब आपने पढ़े। उसके अलावा ये जो दो छोटी छोटी टर्म्स थी वो हमने समझ ली। तो आज हमने पढ़ा है टैक्सोनॉमी। अब आप इसको अच्छे से रिवाइज करके आना, कल मैं इसी के आगे आपको पढ़ाऊंगी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोग दूसरे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।